Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn together. Today's topic of discussion is nature of physical geography, definition, scope and development. आज का हमारा टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी है. तो चलिए पहले देखते हैं व्हाट इज़ फिजिकल ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट. हमारे आसपास का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी को हम फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं. आर्थर होम्स ने फिजिकल ज्योग्राफी की एक डेफिनेशन दी थी. And the definition states that the study of physical environment by itself in physical geography, which includes consideration of surface relief of the globe, of the seas and the oceans and of the air. अब अर्थर होम्स ने क्या कहा है, फिजिकल ज्योग्राफी हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं. हमारा जो सरफेस रिलीफ है ग्लोब का, दैट मीन्स लैंड, आपका सीज एंड ओशियंस and air. ठीक है. It also includes spatial patterns and relationships of environmental components of the globe. अब इतने जो components हैं environment के, उनका spatial pattern क्या है, किस तरीके से वो distribute हुई हैं, किस pattern में distribute हुई हैं, और उनका आपस में relation कैसा है, ये सब हम physical geography के अंदर पढ़ते हैं. Now let's look at scope of geography, physical geography. 4 components of environment. एनवायरनमेंट के हमारे 4 components हैं, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर. लिथोस्फेयर है आपका लैंड, एटमॉस्फेयर आपका एयर, हाइड्रोस्फेयर वाटर, और इन तीनों को मिलाकर जो हमारा एक लिविंग स्पेस बनता है या फिर लाइफ सपोर्टिंग स्पेस बनता है, उसको हम बायोस्फेयर बोलते हैं. ठीक है. तो पहला स्कोप देखते हैं, स्टडी ऑफ द ओरिजिन, एज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ, आइसोस्टेसिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन्स. इस सब्जेक्ट में हम आपका जो अर्थ का इंटीरियर है, किस तरीके से उसका ओरिजिन हुआ, उसका स्ट्रक्चर क्या है, फिर कैसे आपके कॉन्टिनेंट्स बने, कैसे आपका ओशियन बना, ये सब हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं. Evolution of continent and ocean basin and their drifting helps in understanding evolution and dispersal of plants and animals. अब जो हम ये continent और ocean basins पढ़ते हैं, ये हमको plants और animals का जो flora fauna, basically flora and fauna, उसके evolution में, उसके development में, या तो बोल सकते हो उसके distribution को समझने में मदद करता है. स्टडी ऑफ कंस्ट्रक्शनल रिलीफ्स, जो आपके माउंटेन्स है, फॉल्स एंड फोन्स है, उनको समझने में हेल्प करता है. फीचर्स फॉर्म्ड बाय एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस आर स्टडीड. हाइड्रोस्फेरिक कंपोनेंट्स, एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स, बायोस्फेरिक कंपोनेंट्स. ये तो अब आपका लिथोस्फेयर के अंदर आ गया दोनों. फिर उसके बाद आपका हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर. फिजिकल ज्योग्राफी में हम बस यही सब चीज़ें पढ़ते हैं. Now let's look at factors responsible for changes in subject matter. कोई भी सब्जेक्ट होता है उसमें टाइम के साथ कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं. तो क्या रीज़न है उन चेंजेस का? यूनिवर्सल डिज़ायर टू मेक फिजिकल ज्योग्राफी मोर मीनिंगफुल एंड एप्लीकेबल. सब चाहते हैं कि ये जो सब्जेक्ट मैटर है वो और मीनिंगफुल बने और एप्लीकेबल बने. मोर अटेंशन ऑफ मैन टूवर्ड्स नेचुरल हज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर्स. आज के डेट में इतने सारे डिज़ास्टर हो रहे हैं, लाइक अभी हाल ही में टर्की एंड सीरिया के बॉर्डर पर काफ़ी भयंकर अर्थक्वेक हुआ था. तो ये जो सब्जेक्ट है हमें इन सब डिज़ास्टर्स को, हज़ार्ड्स को समझने में हेल्प करता है, कैसे वो होते हैं, हम कैसे उनसे बच सकते हैं, ये सब के लिए भी हम ये सब्जेक्ट को पढ़ते हैं. ग्रेटर एम्फोसिस ऑन मैथमेटिकल एनालिसिस. आज की डेट, अब क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के बाद हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का यूज़ भी करने लग गए हैं. क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन सब्जेक्ट. देखिए, ज्योग्राफी जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है. इसमें कहीं ना कहीं काफ़ी और भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं जो लिंक्ड हैं. सेम गोज़ फॉर मैथमेटिक्स. आप स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ते हैं इसमें. तो जब हम नंबर्स, इस क्वांटिटी की बात करते हैं, ये हमें आगे फर्दर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है, कुछ चीज़ों को रीज़नेबल बनाता है. ठीक है.
मोर अटेंशन टूवर्ड सर्टेन स्टडी ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स, कोई एक सर्टेन एस्पेक्ट उसकी अगर डीप स्टडी करनी हो हमें उसमें हेल्प करता है. रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ इंक्रीजिंग एम्फोसिस ऑन माइक्रो टेम्पोरल स्केल एंड ऑन शॉर्टर माइक्रो स्पेशियल स्केल्स. अच्छा, स्पेशल और टेम्पोरल क्या होता है? स्पेशल से आप स्पेशल होता है आपका स्पेस और टेम्पोरल होता है आपका टाइम. ये दोनों का जो रिलेशन है, इन दोनों को स्टडी करने में भी ये सब्जेक्ट मैटर आपकी हेल्प करता है. अब देखते हैं ये जो डेवलपमेंट इस सब्जेक्ट की कैसे हुई. प्रीवियसली इट वॉज कंसर्न विद ओनली 3 कंपोनेंट्स. पहले इसके अंदर सिर्फ 3 कंपोनेंट्स पढ़े जाते थे, आपका लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर. आपका जो बायोस्फेयर है उसको रिसेंटली ऐड किया गया है इस डिसिप्लिन के अंदर. ठीक है. अच्छा, अब फिज़िकल ज्योग्राफी को अगर हम कैटेगराइज करें तो इसमें इन्हीं के बेसिस पर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर के बेसिस पर आपके सब्जेक्ट्स डिवाइड हो जाते हैं. लिथोस्फेयर का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको बोलते हैं हम जियोमॉर्फोलॉजी. हाइड्रोस्फेयर को बोलेंगे हम ओशियनोग्राफी. एटमॉस्फेयर वाली स्टडी मैटर को हम बोलेंगे क्लाइमेटोलॉजी. और बायोस्फीयर के सब्जेक्ट मैटर को बोलेंगे हम बायोजियोग्राफी. चलिए अब देखते हैं ये सब्जेक्ट्स क्या हैं. अच्छा, जियोमॉर्फोलॉजी जो है को अगर हम ब्रेक करें तो ये एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसमें जी का मतलब होता है अर्थ, मॉर्फी का मीनिंग होता है फॉर्म और लोगोस का मतलब डिस्कोर्स. ये आपकी साइंटिफिक स्टडी है सरफेस फीचर्स की, जिसमें आपका आता है लैंडफॉर्म्स, उनका ओरिजिन और डेवलपमेंट, नेचर, मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस. ठीक है. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, इसको कुछ इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस बेसिस पे किया गया है? डायमेंशन एंड स्केल ऑफ रिलीफ फीचर्स. ठीक है. फिर आपका प्रोसेस दैट शेप द लैंडफॉर्म्स और फिर अप्रोचेस टू जियोमॉर्फिक स्टडीज़. इसी में आता है आपका थियोरेटिकल जियोलॉजी जो है अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ लैंडफॉर्म्स. आपके जो रिलीफ फीचर्स हैं उनको ना कुछ ऑर्डर दिया गया है कि किस ऑर्डर में उनका जो है डेवलपमेंट हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है. तो आपका इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर क्या है? आपके कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस. सबसे पहले तो वही आए थे. ठीक है. फिर उसके बाद आता है सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर जिसमें आ गया आपका माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, फोर्ट, रिफ्ट वैलीज, ये सब. थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स में हो गया आपका इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स. ये थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स आज की डेट में प्रिवलेंट है क्योंकि आज इरोजन और डिपोजिशन की वजह से लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं. फिर यहाँ पे आपको कुछ जोग्राफर्स के नाम दिए गए हैं और उन्होंने क्या क्या चीज़ें डेवलप की. आर.ई. हॉटन इंट्रोड्यूस्ड क्वांटिटेटिव मेथड इन 1945. इसको क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन भी बोला जाता है ज्योग्राफी में. हेरोडोटस studied delta and his period was 485 BC to 425 BC. Aristotle studied features developed on limestone, origin of spring and streams. वहीं स्ट्रैबो की अगर बात करें तो he studied size of delta. He gave this theory or he told people that the size of delta varies upon nature of rock. Okay. Now, at the same time, in the subject matter, we have the age of catastrophism. ये क्या है? Age of catastrophism क्या है? It is a concept of sudden occurrence. Then comes age of uniformitarianism, and this theory rejected the concept of catastrophism. James Hutton ने ये theory दी थी and he postulated cyclic nature. ये 18th century की बात है. अच्छा, अब इनकी जो ये थ्योरी थी यूनिफॉर्मिटेरिज्म की, इसके दो बेसिक क्या बोलते हैं हम, दो बेसिस थे इसके, या फिर दो चीज़ों पर, दो पॉइंट्स पर डिपेंड करती थी. पहला था प्रेजेंट इज़ द की टू पास्ट. सेकेंड था नो वेस्टेज ऑफ अ बिगिनिंग, नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड. ये जो कंसेप्ट है ये हटन ने दिया था, फिर जॉन प्लेफेयर एंड चार्ल्स लेल ने इनको आगे कंटिन्यू किया था.
अब बात करते हैं 19th सेंचुरी की। ये अभी हमने जो बात की यूनिफॉर्मेटरिज्म की, कैटास्ट्रोफिज्म की, ये 18th सेंचुरी की बात है। अब आगे बढ़ के बात करते हैं 19th सेंचुरी की। सॉरी, 19th सेंचुरी डेवलपमेंट ऑफ ज्योमोफिली एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। 19th सेंचुरी में इसको एक सेपरेट डिसिप्लिन की तरह पढ़ना स्टार्ट किया गया था। उस टाइम पे दो स्कूल आइडेंटिफाई किए गए थे, एक यूरोपियन स्कूल एंड एक अमेरिकन स्कूल। अभी हम देखते हैं यूरोपियन स्कूल को, फिर हम उसके बाद अमेरिकन स्कूल डिस्कस करेंगे। यूरोपियन स्कूल में क्या हुआ था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेस्टोसीन आइस एज एंड ग्लेशियनाइजेशन, ग्लेशियल इरोजन, मेरीन इरोजन, फ्लूवियल प्रोसेसेस एंड इरोजन, एरिड एंड कार्स्ट लैंडस्केप्स, इन सब के ऊपर फोकस किया गया था। आपके इसमें जो बड़े नाम हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया इन स्कूल्स में, वो हैं जीन दे कारपेंटियर एंड लुइस अगेसिस। इन्होंने दिया था कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर एंड आइस एजेस। जेम्स जिकी, ही पब्लिश द ग्रेट आइस एज बुक इन 1894। ए पेंक एंड ब्रकनर आइडेंटिफाइड 4 ग्लेशियल पीरियड ड्यूरिंग प्लेस्टोसीन आइस एज, गुन्स, मिंडल, रिस, वॉर्म। अगर आप आगे फर्दर मास्टर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये टर्म्स अच्छे से याद होनी चाहिए। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करता है। आपको बुक्स के नेम याद होने चाहिए, किसने वो बुक्स लिखी थी और किस ईयर में वो पब्लिश हुई थी, वो सब आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सन एंड्रू राम से, ही स्टडीड मरीन जियोमॉर्फोलॉजी। J. Walter and Passage studied alien geomorphology, and W. Penck, morphology analysis, cycle of erosion and slope placement. He talked about this. ठीक है। Now next we have is American school. अच्छा, इसको हम गोल्डन एज ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी भी बोलते हैं और ये पीरियड है 1875 से 1920 के बीच का। इसमें बहुत फेमस आपका जोग्राफर हैं W.M. डेविस, जिन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ लैंडस्केप दी थी। आपका मेजर J.W. पॉवेल, लिमिट द मैक्सिमम वर्टिकल इरोजन बाय स्ट्रीम, प्रपोज द टर्म बेस लेवल। फिर थे आपके G.K. गिलबर्ट, ही गिव थ्योरी ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड यूज्ड क्वांटिटेटिव मेथड्स। Then W.M. Davis again in his general theory of landscape development talked about complete cycle of river life, ये 1889 की बात है। फिर geomorphological cycle 1899 on slope evolution। जो इन्होंने जियोग्राफिकल साइकिल दी थी उसके अंदर इनकी काफ़ी अलग अलग थ्योरी थी। थ्योरी भी बोल सकते हैं, या फिर इन्होंने जो डिस्कशन की थी, जो आपके फॉर्मेशंस होते हैं, आपके प्रोसेसेस होते हैं, उनके ऊपर काम किया था। और वो काम किया किस किस बेसिस पर था, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, जियोमॉर्फिक साइकिल, आपका ह्यूमिड साइकिल, एरिड साइकिल ऑफ इरोजन, ग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन, मेरीन साइकिल ऑफ इरोजन, कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन, पेरीग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन। उन्होंने इन सब के बारे में बात की थी। इन सब के ऊपर उनका काफ़ी योगदान है, काफ़ी काम है। फिर है आपका क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी। इसकी डेवलपमेंट फ्रांस और जर्मनी में हुई थी। ईच क्लाइमेटिक टाइप प्रोड्यूसेस इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स असेंबलेज ऑफ लैंडफॉर्म्स। क्लाइमेट कई बार क्या होता है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी जो होता है ना, लैंडफॉर्म कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन ये थे सॉयर ने, वेंटवर्थ ने, सेपर ने। ठीक है। 1950 to 1960 जो है डिवोटेड ऑफ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स। अब इन्होंने जो है लैंडफॉर्म्स की जब ये स्टडी कर रही थी ना, उसमें इन्होंने स्टैटिस्टिक्स या फिर नंबर्स या क्वांटिटी घुसा दी थी। अब इन सब के बेसिस पर लैंडफॉर्म्स की स्टडी की जाने लग गई। R.J. कॉर्ली और J.T. हैक है, इन्होंने डायनामिक इक्विलिब्रियम थ्योरी दी थी और जो डिवीजन कंसेप्ट है साइक्लिक नेचर का, उसको रिजेक्ट किया था। M. Mariswa gave geomorphic threshold model and tectonic geomorphic model. S.S. Kam gave episodic erosion model। ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी पहले क्या थी, एक फॉर्म थी। ठीक है, एक बस जियोमॉर्फोलॉजी एक फॉर्म थी सब्जेक्ट का। फिर उसको प्रोसेस, उसमें फिर हम प्रोसेस की स्टडी करने लग गए। पहले हमारी थ्योरी फंक्शनल थी, फिर वहाँ से वो इवोल्यूशन में
हुई। अच्छा, अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में 4 जियोमॉर्फोलॉजी के सेंटर्स हैं, इलाहाबाद, कैलकाटा, पूना एंड CAZRI में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज अब हमारा नेक्स्ट जो मेजर कंपोनेंट है फिजिकल ज्योग्राफी का वो है ओशियनोग्राफी, दैट इज़ द स्टडी ऑफ ओशियंस। ठीक है, ये स्टडी बेसिकली स्टडी ऑफ हाइड्रोस्फीयर है, जिसका मतलब वाटर। अच्छा, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है आपका, मरीन जियोलॉजी है, मरीन जियोमॉर्फोलॉजी है, फिजिकल ओशियनोग्राफी है, केमिस्ट्री ऑफ ओशियन वाटर है, बायो ओशियनोग्राफी है। ठीक है, इसमें क्या क्या हम अगर फर्दर देखें तो क्या पढ़ा जाता है इस सब्जेक्ट में, ओरिजिन ऑफ ओशन बेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ क्रस्ट एंड मैंटल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशन डिपॉजिट्स, मरीन लैंडफॉर्म्स। फिर फिजिकल ओशनोग्राफी में आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड डायनामिक्स ऑफ ओशन वाटर। बायो ओशनोग्राफी में आपका इवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पर्सल ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स सॉरी। फिर आपका है कंसेप्ट मरीन मीटरोलॉजी का, जिसमें हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर ओशियन वाटर को पढ़ते हैं। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट मैटर की अगर डेवलपमेंट की हम बात करें तो 1000 BC से 2nd सेंचुरी AD 2 सेंचुरी AD तक क्या डेवलपमेंट हुई। इसमें 3 फेजेस थे डेवलपमेंट के ऑफ नॉलेज एंड मरीन इन्वायरमेंट। पहला था अर्ली 500 ईयर्स फ्रॉम होमर टू हिकेटियस। इन्होंने ज़्यादातर स्टडी, इनका जो काम था मेडिटेरियन सी पे था। सेकेंड थी स्टडी ऑफ पाइथस ने की थी 4th BC में। इन्होंने क्या किया था, डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड एंड सी। फिर स्ट्रेबो ने ये दिया था ये डिस्क्रिप्शन, मेजरमेंट ऑफ ओशन डेप्थ अप टू 1000 फैंटम्स नियर सर्डिना किया था पॉजिडनस ने। थर्ड जो हमारा फेज है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन टॉलमी का रहा है, एंड ही यूज मैप प्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडियन ओशियन एज क्लोज्ड सी। सबसे पहले इंडियन ओशन को ओपन सी माना गया था, बट ही टॉक्ड अबाउट इंडियन ओशन एज अ क्लोज्ड सी, और पहली बार इन्होंने मैप प्रेजेंटेशन की थी वर्ल्ड की। 15th to 16th सेंचुरी के बीच थी ग्रेट एज ऑफ डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन। यहाँ पे लोगों ने ट्रैवल करना ज़्यादा स्टार्ट किया था। तो जो पहले जितनी भी हमारी थ्योरीज थी ना, या फिर कोई भी डेवलपमेंट थी, वो सारा ना ट्रैवल के बेसिस पे था, उनकी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे था। जो वो देखते थे फिर उसको समझते थे, तब वो डिस्कवरी होती थी। तो यहाँ पे इसको ग्रेट एज ऑफ डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन भी बोला जाता है। एंड ऑल्सो पीरियड ऑफ रेनेसा, कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी, थियोरेटिकल बेस ऑफ टाइड्स, ओशियन करंट, सी वेव्स, ये सब इस पीरियड के दौरान स्टडी किया गया था। अब 15 to 16 सेंचुरी में मेजर इवेंट्स क्या हुए थे, कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था, वास्को द गामा पहली बार इंडिया पहुंचे थे, ही वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू लैंड ऑन इंडियन लैंड। फिर मैगलन सर्कमनेविगेटेड ग्लोब। न्यूटन को देखे तो ही गेव थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ ओशियन टाइड्स। Marsic gave description of regional oceanography, talked about temperature, salinity, pressure, tides and currents. कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे अभी। फैक्ट्स तो 70% ऑफ अर्थ इज़ वाटर। अब यहाँ पे ये टोटल सरफेस ऑफ ग्लोब दिया है, इसमें इतना लिथोस्फेयर है और इतना आपका हाइड्रोस्फेयर है। 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 19th सेंचुरी में भी 3 स्टेजेस में डेवलप हुआ है ये। पहला है आपका पीरियड ऑफ एडवर्ड फोर्ब्स। इसमें इन्होंने किस किस चीज़ को स्टडी किया या क्या क्या डिस्कवरी हुई इसमें, सी एनिमल स्टडी किए गए मेडिटेरियन सी के, बॉटम रिलीफ स्टडी किए गए अटलांटिक के, 18 सबमर्ज्ड सिटीज़ मिली लिंसन कोस्ट में, और फिर मरीन लाइफ पढ़ी गई एजियन सी की। अब चैलेंजर एक्सपीडिशन में क्या हुआ, इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर थे वो थे वेविल थॉमसन। ये 1830 to 1882 के बीच इन्होंने डेप्थ ऑफ ओशियन कैलकुलेट की थी, फोर्ब्स से लेके लिब्रेल्टर तक। स्टडीड बॉटम ऑफ ओशियंस एंड फॉर्मेशन ऑफ कोरल रिलीफ्स। फिर अगर बात करें तो जॉन मुरे लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ओशियनोग्राफी। ऑलराइट, नेक्स्ट इन्होंने जॉन मुरे का मैंने अभी आपको बताया, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ
मॉडर्न जोग्राफी, अब देखते हैं इन्होंने क्या किया था. ही discovered submarine ridges. He studied planktons. He gave theory of origin of atolls, and he determined fish zones and midlines. फिर जो तीसरा पीरियड था 19th सेंचुरी के दौरान वो था पोस्ट चैलेंजर पीरियड. इसमें जो दो सबसे बड़े नाम हैं वो हैं लुइस अगस्टस एंड अलेक्जेंडर अगस्टस. लुइस अगस्टस स्टडीड फ्लोरिडा रीव्स and studied ocean from Florida to San Francisco. अलेक्जेंडर अगस्त जो थे वो इन्हीं के बेटे थे जिन्होंने आगे ओशन की स्टडी कैरी आउट की थी. एंड ही did coastal surveys through Black and Albatross expeditions. Location and origin of Gulf Stream was studied by him, and he rejected Darwinian theory of origin of coral. अब बात करते हैं एक्सपीडिशंस इन 20th सेंचुरी. इसमें भी काफ़ी सारे एक्सपीडिशंस कैरी आउट किए गए थे जो है आपका गज़ल एक्सपीडिशन इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन, फिशिंग कमीशन एंड एल्बेट्रोस एक्सपीडिशन ईस्ट पैसिफिक ओशन, मिटियोर एक्सपीडिशन साउथ अटलांटिक ओशियन, मिकेल सॉल्स एक्सपीडिशन साउथ अटलांटिक ओशियन, कार्नेज एक्सपीडिशन पैसिफिक एंड इंडियन ओशियंस, डिस्कवरी एक्सपीडिशन सदर्न सीज एंड चैलेंजर एंड डैनिश एक्सपीडिशन सदर्न सीज. जो आपकी थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वो दी गई थी टेलर एंड A.G. वेगनर के थ्रू. फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी दी थी हैरी हेस ने. अच्छा, अब इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन में पहला इंटरनेशनल जो कोऑपरेटिव वर्क था वो किस टाइटल के अंदर किया गया था? इंटरनेशनल इंडियन ओशन एक्सपीडिशन के अंडर इसकी स्टडी की गई थी 1960 में. ये पहला कोऑपरेटिव वर्क था इंटरनेशनल और इसमें 20 कंट्रीज़ शामिल थी एंड 38 रिसर्च शिप्स शामिल थी. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज क्लाइमेटोलॉजी. इन क्लाइमेटोलॉजी वी स्टडी एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज द गैसियस एनवलप सराउंडिंग द अर्थ. अर्थ के अराउंड, ये अर्थ के अराउंड जो एक गैसेस का एनवलप है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. अब क्लाइमेटोलॉजी क्या है? इट इज़ अ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. अब जोग्राफर्स द डिफाइन क्लाइमेट एंड वेदर आर ट्रेवार्था, क्रिचफील्ड, कोपन एंड डी लॉन्ग, G.F. टेलर, ग्रिफिथ टेलर. बेसिकली इन सब ने क्लाइमेटोलॉजी की डेफिनेशंस दी है. तो अब आपको एक इसमें एटमॉस्फेयर में हम सबसे जो बड़ा कंपोनेंट है जो हम स्टडी करते हैं वो है आपका वेदर और क्लाइमेट. तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए. वेदर क्या होता है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. एक दिन में आपका कैसा टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है, वो सब इसके अंदर पड़ता है. इसमें अब क्या आता है? हमारा टेम्परेचर हो गया, आपका ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, एयर प्रेशर, ये सारा आपका वेदर का पार्ट है. ठीक है. अच्छा, अब क्लाइमेट क्या है? इट इज़ एग्रीगेट वेदर कंडीशन. ये एवरेज है, बेसिकली एग्रीगेट है. वेदर आपका शॉर्ट टर्म हो सकता है, वेदर आपका दिन में भी काफ़ी बार चेंज हो सकता है. कभी कभी आपने नोटिस भी किया होगा कि सुबह के टाइम हल्की सी ठंड होती है, दोपहर में गर्मी, और फिर रात आते आते फिर से मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है. सो दैट इज़ वेदर. वहीं क्लाइमेट की अगर बात करें तो ये लॉन्ग टर्म है और इसका कम से कम पीरियड जो कंसिडर किया जाता है वो किया जाता है 30 ईयर्स का. ऑलराइट. अब क्लाइमेटोलॉजी में भी 3 डिस्टिंक्ट ब्रांचेस हैं. आपका फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी, रीजनल क्लाइमेटोलॉजी और अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी. एक एक करके देखते हैं इनको क्या है ये. Physical climatology deals with interpretation and factors responsible for spatial and temporal variation of exchange of air circulation, heat and humidity. ये स्पेशियल एंड टेम्पोरल जो स्पेस और टाइम के साथ वेरिएशंस हैं आपके एयर सर्कुलेशन, हीट वगैरह में, उसको स्टडी करता है. अच्छा, अब इसके मेजर पार्ट्स क्या होंगे, मतलब क्या क्या मेजर स्टडीज़ होती है इसमें? इंसुलेशन, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, इवेपोरेशन, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, फॉग एंड विजिबिलिटी. रीजनल की अगर हम बात करें, इट स्टडीज टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन, पैटर्न एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट. आपका पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, इसके क्लाइमेट को स्टडी करेंगे. क्या क्या टाइप है, यहाँ कैसा है, यहाँ कैसा है,
किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है, ठीक है। अब ये भी ना 3 बेसिस पे की जाती है स्टडी, मैक्रो, मेसो और माइक्रो। नेक्स्ट हमारा है अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी। इसमें ये बेसिकली है सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर और द एप्लीकेशन ऑफ क्लाइमेटिक नॉलेज। अब इसके को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो क्या पढ़ते हैं इसमें हम, क्लाइमेट चेंजेस, एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट एंड हेल्थ, क्लाइमेट इन सोसाइटी, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, क्लाइमेट एंड इट्स इम्पैक्ट। इसी में फिर आगे एक कॉन्सेप्ट आता है ह्यूमन बायोमीट्रोलॉजी का, विच इज़ रिएक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडीज़ टू द चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट। ह्यूमन बॉडी कैसे रिएक्ट करती है इन चेंजेस को लेकर, वो इसमें पढ़ते हैं हम। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव बायोजोग्राफी। बायोजोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या है, इट इज़ द लाइफ सपोर्टिंग लेयर। लाइक अगर यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ये आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये आपका वाटर या फिर इसको हाइड्रोस्फेयर, और ये है आपका लैंड, लिथोस्फेयर। इन तीनों का ये जो एरिया है जहाँ ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं वो हमारा बायोस्फेरिक रीजन है, लाइफ सपोर्टिंग लेयर है। इसमें क्या क्या आता है, हमारे बायोटिक, एबायोटिक और एनर्जी कंपोनेंट्स शामिल हैं। तो बायोस्फीयर इज स्टडी ऑफ बायोस्फीयर, और इसको हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल साइंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी मार्गरेट एंडरसन जोग्राफर हैं। इन्होंने क्या बोला है बायोजोग्राफी को लेके कि बायोजोग्राफी इज़ द एसेंस ऑफ बायोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन मैन एंड द होल ऑफ हिज एनिमेट एंड इनएनिमेट एनवायरनमेंट, ठीक है। मैन और उसका जो एनवायरनमेंट है ना पूरा, उसके रिलेशनशिप को बायोजोग्राफी बोला गया है। अभी इसके बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट्स में आएगा लिथोस्फेरिक कंपोनेंट्स, एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स और हाइड्रोस्फेरिक कंपोनेंट्स। लिथोस्फेयर में आपका सेम आपका लैंड रिलेटेड सब कुछ, और एयर में आप, एटमॉस्फेरिक में आपका क्लाइमेट और वेदर, और हाइड्रोस्फेरिक में आपका वाटर और ओशियंस। बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट्स में होंगे आपके प्लांट्स और एनिमल्स। अब इसमें हमने जैसे स्टार्टिंग में बात की थी तो थ्योरीज को काफ़ी अच्छे से इंट्रोड्यूस किया गया था, या फिर बोले काफ़ी डीप स्टडी की गई है थ्योरीज़ की इस कंपोनेंट में। तो सबसे पहले थ्योरी थी डार्विनियन थ्योरी, डार्विनियन ने दी थी 1859 में, इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इनमें इन्होंने इनके इस थ्योरी के 2 बेसिस थे। पहला है कंसेप्ट ऑफ एडेप्टेशन, कि जो इंसान है या कोई भी स्पीसीज़ है वो अपने क्लाइमेट के साथ के से रिलेटेड या अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड अपने आप को एडेप्ट कर लेता है। सेकंड जो जो इसका पार्ट है वो है कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इट बेसिकली टॉक्स अबाउट कॉम्पिटिशन, द वन हु इज द फिटेस्ट विल सर्वाइव। जेम्स हटन ने यूनिफॉर्मेंटेरिज्म दी थी, जिसके 2 बेसिस थे, प्रेजेंट इज की टू द पास्ट एंड नो वेस्टेज ऑफ अ बिगिनिंग एंड नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड। अब ये यहाँ पे कुछ टर्म्स आपकी इथोलॉजी एंड लेक्सिकोलॉजी। ये जो आपकी टर्म है इकोलॉजी, ये दी थी अर्नेस्ट हैकेल ने। इथोलॉजी दी थी स्टोर चिफर सेंट हिलर ने, और लेक्सिकोलॉजी दी थी सेंट जॉर्ज जैक्सन मीवाट ने। एंड देन इज इकोलॉजी। इसमें फर्दर जो हमारा आता है वो आपका एनर्जी कंपोनेंट आता है, जिसके बारे में हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। एंड टू नो मोर अबाउट जोग्राफिकल concepts and subjects, follow us on Instagram and YouTube. My channel is Let's Learn Together. If you like the video, please like, share and subscribe, and you can share your feedback with us in our comment section. अगर आप भी किसी कंसेप्ट के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, और आप चाहते हैं मैं किसी चीज़ पर वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप हमको कमेंट में लिख के दे सकते हैं। एंड आई ट्राई टू
make a video on that topic. Thank you.